morning, everyone. Let's start a fresh morning with a very interesting subject that is your retail management. So आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के क्लास में हम लोग बस देखने वाले हैं कि हमारा जो रिटेल मैनेजमेंट का जो रिटेल का कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग और स्कोप। मीनिंग का मतलब होता है आपका मतलब एग्जैक्टली, और स्कोप का मतलब होता है आप वहां पे आपको क्या क्या काम वहां पे मिल सकता है। ठीक है, सो आज का जो क्लास का ऑब्जेक्टिव है, जिसका मतलब है कि ये क्लास खत्म होते होते आप लोगों को क्या जानकारी मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसके चलते आपको क्या सीखने को मिलेगा, आप रिटेल के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा नॉलेज मिलेगा, और वहां पे क्या क्या स्कोप है, आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सो देखिए हम एक एक वर्ड एक एक सेंटेंस एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ है, रिटेल इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर्स, हम एक एक फेज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट विथ होलसेलिंग व्हिच इज सेल टू बिजनेस और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर्स। सो रिटेल क्या है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि यहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल्स में जाके पढ़ने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे आप एक वर्ड देख सकते हो, गुड्स। पहले आप लोग देखे होंगे गुड, कोई आपको बोला होगा या वेरी गुड, गुड जॉब डन, या फिर शी इज ए वेरी गुड गर्ल और ही इज ए वेरी गुड गर्ल, गुड बॉय, ऐसे आपको बोला गया होगा। तो वहां पे आपका गुड का क्या मतलब होता है? गुड का मतलब आप अच्छे हो, या फिर ये काम को आप बहुत अच्छी तरह से किए हो। पर जब गुड के साथ ये एस जुड़ जाता है, गुड्स हो जाता है, तो उसका जो मतलब है ना, उसका जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट। फिर चलिए चलते हैं हमारा सर्विसेज ऊपर। सर्विसेज क्या है? आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो और तो उसको हम लोग सर्विसेज बोलेंगे। तो हमारा रिटेल इंडस्ट्री में सर्विसेज क्या है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो और इन रिटर्न वो आपको कुछ पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे सेल ऑफ सर्विसेज। जैसे कि आप कोई रेस्टोरेंट में जॉब करते हो, तो वहां पे खाना सर्व करना, कस्टमर जो आते हैं उनको ग्रीट करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, वो भी एक तरह का सर्विसेज होता है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सो ये टीचिंग भी एक सर्विस है। और कहाँ कहाँ पे आप सर्विसेज देते हो? जैसे कि आपका पार्लर हो गया, वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। आईटी एक सर्विस इंडस्ट्री है। आपका एयरलाइंस एक सर्विस इंडस्ट्री है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बाकी इंडस्ट्री के बारे में ना पढ़ते हुए हम लोग सिर्फ रिटेल के बारे में पढ़ेंगे। जब आप कोई शॉपिंग मॉल पे जाते हो तो कोई आपसे आके पूछते हैं ऐसे कि गुड मॉर्निंग सर और मैम, और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, हाउ मे आई हेल्प यू, हम आपको कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो भी एक सर्विस है जो कि रिटेल इंडस्ट्री का पार्ट है। तो यहाँ तक आपको आगे समझ में आ गया हो कि रिटेल का मतलब होता है सर्विस या फिर गुड्स को हम लोग जब सेल करते हैं, जब इन रिटर्न हम उनसे कुछ पैसा लेते हैं। और ये टोटली आपका होलसेल का ऑपोजिट होगा। क्यों होगा? होलसेल में आप क्या कर रहे हो? आप चीजों को जो बेचते हो एकदम से एक बल्क अमाउंट में। पर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप छोटे छोटे यूनिट में या फिर छोटे छोटे अमाउंट में बेचते हो। होलसेल में आप ना क्विंटल के हिसाब से लाते हो या फिर टॉन्स के हिसाब से लाते हो, पर यहाँ से मान लीजिए कि 250 ग्राम हो गया, या फिर हाफ किलो हो गया, या फिर 1 किलो हो गया, आप ऐसे बेचते हो। ठीक है, जो कि शायद किसी बिजनेस के साथ भी आप सेल कर सकते हो, कोई इंस्टीट्यूशनल कस्टमर के साथ आप कर सकते हो, या फिर कोई इंडिविजुअल कस्टमर से भी आप ये सेल कर सकते हो। सो ये होता है आपका बेसिक मीनिंग ऑफ रिटेल, जो कि यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास ना जाते हुए वो आपसे चीजें लेते हैं। सो इसके दौरान क्या होता है, आपका जो मैन्युफैक्चरर या फिर जो प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो गैप होता है, एक रिटेलर क्या करते हैं, उसको ब्रीज करते हैं। ठीक है, फिर चले देखते हैं आपका मीनिंग ऑफ रिटेलिंग यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कुछ चीजें या फिर कुछ सर्विसेज है जो कि हम लोग कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं।
ये आपका एक रिटेल शॉप का फोटो दिया गया है, इसको आप देख सकते हो काट है, यहाँ से आप कुछ भी चीजें ले सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, जब किसी भी इंसान किसी भी दुकान एक छोटा छोटा अमाउंट में किसी भी इंडिविजुअल को सेल करते हैं कुछ भी, तो उसी को ही हम लोग रिटेल बोलते हैं। ठीक है, उसका पर्पस ही यही रहता है कि हम उसको कस्टमर तक पहुंचाए। और ऐसे नहीं है कि मान लीजिए अभी आप अकेले रहते हो या फिर अपने फैमिली के साथ रहते हो, तो आप 1 क्विंटल चावल लेके क्या करोगे, कुछ नहीं होगा उसका यूज, राइट। सो आपको क्या करना है, आपका 5 किलो चावल लेते हो या फिर 10 किलो चावल लेते हो, तो उसके लिए आपको प्रोड्यूसर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप नियर बाय किसी भी रिटेल शॉप के पास जाके वहां से आप चीजें ला सकते हो। फिर देखना है हम लोगों को स्कोप ऑफ रिटेल, यहाँ पे हमें क्या क्या स्कोप मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए। सो रिटेलिंग प्रोवाइड्स, हमारा रिटेलिंग क्या होता है, दो तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कि आप खुद से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप क्या बनते हो, उस बिजनेस का ओनर बनते हो, मालिक बनते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रीनर। फिर जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको भी कुछ एम्प्लॉय चाहिए ना, जो कि आपके अंडर में काम करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप ही मैनेजर हो, आप ही सेल्स पर्सन हो, आप ही अकाउंटेंट बन गए और आप ही बोलो कि मैं ही सब कुछ, वन मैन आर्मी। आप तो ऐसे नहीं कर सकते। सो क्या करते हो आप ना, कुछ लोगों को हायर करते हो, कुछ लोगों को आप रिक्रूट करते हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, वहां पे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो हो गया ना दो तरह के यहाँ पे स्कोप जो हमारा रिटेलिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक हो गया आप खुद एंटरप्रेन्योर बन गए, जो कि आपको मिल गया एंटरप्रेन्योरशिप स्कोप। दूसरा क्या होता है, आप कुछ लोगों को हायर करते हो, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हो। ये हो गया हमारा दो तरह का स्कोप। ठीक है, सो जैसे ही लोगों का आपका जो खरीदने का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, वैसे ही आपका जो रिटेलिंग का जो स्कोप रहता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिटेलिंग का जो स्कोप दे रहे, दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले देखेंगे रिटेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एंटरप्रीनर्स पर्सपेक्टिव। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। हम रिटेलर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्यों देखें, क्योंकि आप ही वो ऑनर हो, या फिर आप ही जो मालिक हो, या फिर आप ही जो एंटरप्रीनर हो, जो कि उस बिजनेस का मालिक है। ठीक है, तो आपका पर्सपेक्टिव वहां पे रहना ही रहना है, क्योंकि आप जैसे चाहोगे आप अपने बिजनेस को वैसे ही कंडक्ट करवा सकते हो। फिर आता है एम्प्लॉय जो आपके अंडर काम करते हैं, उनको भी तो आपको देखना है, राइट। सो पहले पहले हम लोग देखेंगे रिटेलर्स पर्सपेक्टिव। तो रिटेलर का क्या पर्सपेक्टिव है, यहाँ पे वो लोग जो चाहे वो सेल कर सकते हैं, ये रिटेल के ऊपर है। यहाँ पे कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है कि नहीं बस आप ये ही बेच सकते हो, अगर आप ये बेच रहे हो तो दूसरा कुछ नहीं बेच सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिटेलर को जो मर्जी उनको वो बेच सकते हैं, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, चाहे वो कोई सर्विस भी हो। सो प्रोडक्ट में या फिर गुड्स में से क्या क्या आता है, आपको जो मोबाइल फोन हो गया, या फिर कोई कंप्यूटर, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई रेडीमेड गारमेंट हो गया, या फिर कपड़ा जो क्लोथिंग हमारा रहता है जिसको आप खरीद के लेके आते हो, ज्वेलरी, किताब, या फिर पेंटिंग करने के लिए कोई नोटबुक, या फिर कलर, मेडिसिन, स्टेशनरी, घड़ी। वो लोग कुछ भी, उनका जो भी रिटेलर का मन होगा वो बेच सकते हैं। पर यहाँ पे इतना ही आपको याद रखना है कि हमेशा आप लीगली वो चीजें बेचना। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी बेच सकते हो, सो डोंट गो दैट विथ अदरवाइज। आपको लीगली आप ये सारी चीजें बेच सकते हो जो कि आपका गुड्स के अंडर में आता है। फिर आगे आपका सर्विसेज। सर्विसेज में क्या हो गया, जैसे कि आपका कैटरिंग हो गया, हॉस्पिटैलिटी। कैटरिंग का क्या मतलब होता है, आप कभी अगर ट्रेन में ट्रैवल किए हो तो वो आपको आके पूछते हैं कि लंच या डिनर लेना है, फिर वो लाके आपको देते हैं, वो कैटरिंग सर्विसेज है। या फिर अगर कोई बाहर आप हॉस्टल में या फिर पीजी में रहते हो तो डब्बा सिस्टम रहता है, वो कैटरिंग सिस्टम है। ठीक है, तो वो भी एक सर्विस है। फिर आता है आपका हॉस्पिटैलिटी, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल दी थी, कोई भी रेस्टोरेंट हो गया या फिर होटल हो गया, आपका एयरलाइंस हो गया, ये सारा आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है। और फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आप सबको पता होगा। सो ये सारा आपका आता है सर्विसेज के अंडर में। और दूसरा जो मैं बोली वो सब आता है आपका प्रोडक्ट या फिर गुड्स। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिटेलर्स का पर्सपेक्टिव। मतलब रिटेलर ये सारे चीजें के बारे में प्लान करके अपना जो बिजनेस है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
फिर देखना है हम लोगों को एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉय क्या सोचते हैं उनको भी तो देखना है, क्योंकि उस एम्प्लॉयज को लेके ही आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, आप एक टीम बना के ही आप आगे बढ़ रहे हो मार्केट में, ठीक है। सो इसीलिए एम्प्लॉयज का भी जो उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो सोच है, उनका जो ओपिनियन है, उसको भी आपको ध्यान में रखना ही होगा। सो आपका जो रिटेल का जो शॉप है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका जो बिजनेस छोटा है तो आपका जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी कम होंगे। मान लीजिए आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो वहां पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ज्यादा होंगे। सो आपको देखना है कि आपको अपने बिजनेस में कितना एम्प्लॉय चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए, उसी हिसाब से आपको रिक्रूट करवाना है, ठीक है, या फिर खुद से आप रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस छोटा सा है तो आप डायरेक्टली 1-to-1 आप बात करके रिक्रूट कर सकते हो। मान लीजिए आपका बहुत बड़ा वाला बिजनेस है तो उसके लिए आपका एक HR डिपार्टमेंट रहता है जो कि ये सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका रहता है। सो एम्प्लॉयज में से यहाँ पे कुछ डेजिग्नेशन मैंने मेंशन किया है, जैसे कि आपका सेल्समैन के हिसाब से क्लीनर, कैशियर, ये सब आप उनको रिक्रूट कर सकते हो। अगर आपका छोटा सा बिजनेस है तो इतना ही है। मान लीजिए अगर आपका बड़ा वाला बिजनेस है तो उसके लिए हर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो पहले आ गया आपका परचेस डिपार्टमेंट। तो परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, मेकिंग ऑल द परचेजेस फॉर बिजनेस। तो वो लोग जो भी उनका जो परचेज का डिपार्टमेंट है, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ भी वो चीजें लाते हैं कि वो बिजनेस के पर्पज में सारा का सारा सेल हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वही सारे चीजें रहते हैं जो कि कस्टमर को बेचना है, उसका कितना प्राइस रहेगा, कौन से वेंडर से बात करना है, कहाँ से लाना है, किससे ये बात करना है, किससे बात आगे बढ़ाना है, किसके साथ डील करना है, ये सब का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो परचेस डिपार्टमेंट का रहता है, ठीक है। या फिर अगर आप वेंडर से ना ला के डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से ला सकते हो क्या, तो उसमें थोड़ा सा कम आपका जो वेंडर का एक्सपेंसेस रहता है वो कम हो जाएगा। सो ये सारा जो डिसीजंस रहता है वो परचेस डिपार्टमेंट लेता है। फिर आता है आपका फिनांस डिपार्टमेंट। फिनांस डिपार्टमेंट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग देखते हैं आपका फिनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब आज का कितना सेल हो, जो आपका डेली बेसिस में देखते हैं। फिर दूसरा आता है, अगर हो सकता है तो मंथली बेसिस पे, या फिर क्वार्टरली, या फिर एनुअली। सो ये फिनेंशियल रिकॉर्ड कैसे देखते हैं, मैं आपको ये अकाउंटिंग में डिटेल्स पढ़ाऊंगी, ठीक है, कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फिनेंशियल रिकॉर्ड देखते हैं और किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा अलॉट करना है, किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा देना है, जो भी जितना आपका फंड है उसको मैनेज कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे करना है, आपका जो कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब आपका दो तरह के कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो का क्या है, पैसा जो आना जाना रहता है ना, उसी को हम लोग कैश फ्लो बोलते हैं। अगर आ रहा है तो उसको हम लोग इनफ्लो बोलते हैं, अगर पैसा आपसे जा रहा है तो हम उसको कैश आउटफ्लो बोलते हैं, ठीक है। और फिर कैसे हम किसी बैंक के साथ या फिर इन्वेस्टर के साथ या फिर अपना क्रेडिटर के साथ अपना रिश्ते बनाए रखें, उनके साथ कैसे डील करें। सो ये सारा चीजें किसके ऊपर रहता है, हमारा फिनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। फिर आता है आपका मार्केटिंग एंड सेल्स। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, जो भी आप प्रमोशन देख रहे हो, चाहे वो कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे आपका पर्सनल एडवर्टाइजमेंट हो, या फिर आपका जो पब्लिक रिलेशन रहता है, ये सारा का सारा मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का रहता है। वो लोग प्लान करते हैं कि हम अपना जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। क्या हम किसी सेलिब्रिटी को हायर करें या फिर कोई पॉलिटिशियन जिसका मतलब एक फेस इमेज हो, जिसको लोग बाय फेस जानते हैं, जिसका फॉलोअर्स हो, ताकि जब वो बातें वो बताते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कुछ बताते हैं तो आप क्या बोलते हैं, नहीं रहने दे, उतना नहीं सुनते हो। पर मान लीजिए आपका टीचर आके कोई बात बताते हैं, या फिर आपको जो फेवरेट सेलिब्रिटी रहते हैं, देखते नहीं टीचर ने बोले तो एकदम सही बोले होंगे, या फिर आपका जो फेवरेट सेलिब्रिटी रहता है अगर वो चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आप तुरंत इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि नहीं, अगर वो ऐसे बोले हैं तो ऐसा ही होगा। तो उसी के चलते हमारे ये वाला डिपार्टमेंट क्या करते हैं कि डिसाइड करते हैं कि एक्चुअली प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, किसको लेके करना है, कहाँ पे उसको पब्लिश करना है, या फिर कहाँ पे उसको लॉन्च करना है। तो ये सारा जो डिसीजंस रहता है वो मार्केटिंग एंड सेल्स का रहता है।
फिर आता है आपका स्टोर्स। स्टोर्स क्या रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टोर और ये भी आपका रहा स्टोर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग वेयर हाउस या फिर गोडाउन बोलते हैं। और ये जो स्टोर है जहाँ पे आप जाके कपड़े उठाते हो, अगर आपको अच्छा लगा तो आप ट्रायल रूम जाके चेंज करते हो। सो ये सबके लिए जो डिस्प्ले के लिए जो स्टोर रहता है वो सबके लिए रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है सिर्फ स्टाफ लोगों के लिए रहता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ऊपर वाले पिक्चर में ना, उसका पैक यहाँ पे ही रखा जाता है। अगर यहाँ पे जब आपका आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप यहाँ से लाके फिर यहाँ पे रखते हो। या फिर मान लीजिए कि आपको ये व्हाइट वाला टी शर्ट अच्छा लगा है, ठीक है। सो मैं वहां पे थोड़ा मार्क कर लेती हूँ। मान लीजिए आपको ये व्हाइट वाला टी शर्ट अच्छा लगा और आप एकदम से दुबले पतले हो, तो आपको स्मॉल साइज का चाहिए, पर यहाँ पे स्मॉल साइज नहीं है, पर आपको ये बहुत अच्छा लगा है। तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सन रहते हैं उनको आप जाके बोलते हो कि भैया मुझे इसका स्मॉल साइज ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, अभी हमारा डिस्प्ले में तो नहीं है, बट आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अपना स्टोर रूम से लाके आपको देता हूँ। फिर क्या करते हैं, वो यहाँ पे जाते हैं, ये रहा आपका स्टोर रूम, यहाँ से वो चीजें आपको लाके देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टोर्स का। तो ये जो स्टोर रूम में जो डिपार्टमेंट रहता है या फिर जो स्टोर डिपार्टमेंट रहता है, उन लोगों का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीजों को कैसे स्टोर करना है ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे मैनेजर को क्या करना है, एवरी टाइम उनको इंश्योर करना है कि प्रॉपरली चीजें मेंटेन हुआ है, इन्वेंटरी प्रॉपरली मेंटेन है, वहां पे आपका शॉर्टेज ऑफ फूड नहीं होना चाहिए, ना ही आपका एक्सेस चीजें होना चाहिए, ठीक है। जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई होना चाहिए, सो दैट आपका जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टोर मैनेजर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लीजिए आपका चीज अगर शॉर्टेज हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत होगा, जब जैसे कि ये स्मॉल साइज का मैं एग्जांपल दूं, तो वो प्रोडक्ट आपके यहाँ नहीं मिलेगा तो कस्टमर क्या करेगा, यहाँ पे तो वो दिन भर दिन वेट करने वाला नहीं है ना, तो वो दूसरे दुकान पे चला जाएगा। जब वो किसी दूसरे दुकान पे चला जाता है तो आप एक कस्टमर लूज कर लिए। सो इसीलिए आपको शॉर्टेज ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए। एक्सेस क्यों नहीं होना चाहिए, मान लीजिए यहाँ पे एक्सेस सामान रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप सामान रखते हैं, इधर उधर हर जगह आप सामान रखते हैं, तो क्या होता कि चीजें एक के ऊपर एक रहने की वजह से शायद चीजों में मतलब खराब हो सकते हैं, शायद उसका जो पैकेजिंग है वो फट सकता है, या फिर आपको प्रॉपरली चीजें रखने में तकलीफ हो, जैसे कि आप ऐसे ऑर्डर कितना अच्छे से रखे उतना अच्छे से आप नहीं रख पाते, आपके लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता। सो इसीलिए चीजें ना ही एक्सेस होगा ना ही शॉर्टेज होगा, इसका ध्यान जो स्टोर का मैनेजर रहते हैं उनको रखना पड़ता है, ठीक है। फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्सेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है किसी भी बिजनेस का, ठीक है। क्यों होता है, अरे ह्यूमन रिसोर्सेस आप लोग ही वो, हम इंसान लोग ही जब कहीं पे जाते हैं ना तो हमें ही बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन का मतलब ही होता है इंसान, और जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट रहता है, हम ह्यूमन रिसोर्स को इसको अब्रिविएशन रहे HR, ठीक है। सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को हम लोग HR डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, लोगों को रिक्रूट करना है, सिलेक्शन उनका करवाना है, फिर सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग देना है, उनका इंडक्शन प्रोग्राम करवाना है, और फिर जाके उनको काम में लगाना है कि देखिए भाई अभी आपको ये काम करना है। सो अभी आपके अंदर जो कंफ्यूजन होगा, बट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, आप लोगों को सेम सेम लग रहा होगा ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो इसका जो डाउट निकला है, वो जब आप हमारा HR का क्लास अटेंड करोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंडक्शन क्या है और ट्रेनिंग क्या है। सो आज तो मैं रिटेलिंग का क्लास रही हूँ, उसके बाद हमारे और एक सर रहेंगे जो कि HR का क्लास करेंगे, तो आपको वहां पे अटेंड करना है, ठीक है। सो इसका यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, इसका जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे समझना है कि अभी हमारे बिजनेस का क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को क्या चाहिए, ठीक है, कितना लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्सेस आप रिक्रूटमेंट कर लेते हो फिर उनका कुछ काम नहीं रहता है, ना ही कोई शॉर्टेज रहता है, ठीक है। अगर शॉर्टेज रहता है तो क्या होगा, एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। अगर आप ज्यादा कर लेते हो तो क्या होगा, एम्प्लॉय का काम नहीं होगा, तो वो ठीक उनका जो एफिशिएंसी लेवल इम्प्रूव नहीं होगा।
और फिर क्या करना है कि जो एम्प्लॉय का एफिशिएंसी है उसको आपको ध्यान में रखते हुए उनको काम देना है, उनका जो एफिशिएंसी है उसको ग्रो करवाना है, सो दैट वो अपना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। यहाँ पे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा। सो ये रहा आपका एचआर डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर आता है आपका टेक्नोलॉजी इन रिटेलिंग। रिटेलिंग में हमारा क्या क्या टेक्नोलॉजी अभी इस्तेमाल हो रहा है। पहले अगर आप लोग यहीं पे कुछ सामान खरीदने के लिए जाते होंगे तो आप देखे होंगे कि एक चिट रहता है, वहां पे वो लोग लिख के आपको बिल दे देते थे। अब क्या हो रहा है कि हर एक दुकान में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक प्रिंटर रखा रहता है, जहां से आपको बिल जनरेट करके वो लोग प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। वो एक मिनिमम टेक्नोलॉजी अभी हर एक रिटेल शॉप में हो गया है। उससे भी ज्यादा और कौन सा एक कॉमन हो गया है, हर एक के पास एक क्यूआर कोड रहता है जहां पे आप स्कैन करके पे कर लेते हो। पहले क्या होता था, आपको कैश ही पे करना था। ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो रिटेल इंडस्ट्री है ना, ग्रोइंग स्टेज से आके ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक मैच्योर स्टेज में पहुंच रहा है। और ये बहुत कॉन्फिडेंट है अपना जो यूजर और अपना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, क्योंकि अभी भी आप मार्केट में उसका कंडीशन देख सकते हो। अगर 5 साल पहले और अभी की सिचुएशन अगर अभी कंपेयर कर रहे हो तो आपको ही पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस आ चुका है। और ये इंडस्ट्री जैसे कि आपका ईडीआई, जो कि इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ पिक्चर दिया गया है आप देख सकते हो, ये रहा आपका। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, आइसक्रीम 5M। तो अभी मैक्सिमम मतलब कुछ कुछ रेस्टोरेंट में से, हर एक रेस्टोरेंट में नहीं हुआ है, आई विल नॉट क्लेम दैट, कुछ कुछ रेस्टोरेंट में ऐसे हो गया है कि वो स्टाफ की जगह रोबोट को रख रहे हैं, और जो रोबोट रह रहे हैं वो लोग फूड सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको कमांड मिलता है, उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि ये वाला कस्टमर को, जैसे कि यहाँ पे कमांड दिया गया है, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक कस्टमर को जो आए हैं उनको आइसक्रीम चाहिए जो कि 5 मीटर दूर है। तो वो सीधा चलते हुए फिर लेफ्ट जाके वो लोग उस आइसक्रीम को ला के दे सकते हैं। ठीक है, सो ये रहा आपका टेक्नोलॉजी। और क्या है, पहले क्या होता था कि आपका जो डोर रहता है वहां पे उसको खोलने के लिए कोई रहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी रहते हैं, वो लोग खोलते थे। अब क्या हो रहा है, सेंसर हो गया, जैसे ही आप वहां पे पहुंचते हो वो डोर अपने आप खोल जाता है। ठीक है, वो अपने आप ओपन हो जाता है। सो ये रहा कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में अपना रिटेल इंडस्ट्री में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और ये जो दिखा गया है अभी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते थे तो क्या होता था कि आपको वो एक बुक टाइप मेन्यू ला के देते थे। अब क्या हो रहा है, वहां पे जाने से वो आपको व्हाट्सएप नंबर पूछ लेते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप मोबाइल पे देख सकते हो। तो बोलते हैं कि वहां पे उनका वाईफाई भी कनेक्ट रहता है, अब वहां से वाईफाई कनेक्ट करके आपको व्हाट्सएप पे ही मेन्यू आ जाता है। सो ये सब हमारा टेक्नोलॉजी ही है जो कि हमारे रिटेल इंडस्ट्री को ज्यादा एनहांस कर रहा है। फिर आता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये वाला डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, ये लोग प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जो चेन रहता है, जो नेटवर्क रहता है, वो उसी को बैलेंस करते हैं। सो उसी के हिसाब से देखिए यहाँ पे चेन भी लिखा हुआ है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको अगर आप कहीं पे भी क्वेश्चन शायद आ सकता है एससीएम, तो एससीएम आपका स्टैंड्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो यहाँ पे उन लोगों का क्या काम रहता है, जो रॉ मटेरियल रहता है पहले वो उसको सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उससे कुछ चीजें बनाने का काम किसका रहता है, आपका मैन्युफैक्चरर का रहता है। फिर मैन्युफैक्चरर से वो लोग क्या करते हैं, चीजें को लेके आते हैं, कोई वेंडर हो गया या फिर कोई होलसेलर डायरेक्ट लाते हैं, फिर होलसेलर से रिटेलर और फिर रिटेलर से कंज्यूमर। सो ये जो टोटल चेन है ये इनके द्वारा ही मैनेज होता है, इसीलिए इसी चेन को सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहा गया है। सो आज का जो क्लास है, क्लास के समरी पे आ जाते हैं। सो आज का टॉपिक हमने क्या क्या कवर किए, रिटेलर का क्या क्या पर्सपेक्टिव है, राइट, और हु इज द रिटेलर। तो हम यहाँ पे रिटेलर का थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिटेलर का क्या क्या स्कोप और एम्प्लॉय का क्या क्या स्कोप है। सो पहले हम लोग डिपार्टमेंटल जो है उसको देख लिए कि जैसे कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो गया, फिनेंस डिपार्टमेंट हो गया, या फिर स्टोर डिपार्टमेंट अलग अलग हो गया, फिर सुपर मार्केट, वेयर हाउस,
स्पेशलिटी, ऑनलाइन कन्वीनियंस, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। पर आज का जो क्लास है बेसिकली ये सारी चीजें कवर किया, जो कि आप डिपार्टमेंट का कवर किया गया है आज के क्लास में। सो अभी आप सोच रहे हो कि ये वाला कवर क्यों किया नहीं गया, तो आपको ये आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया। तो इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, डैश इज द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर। जब आप कुछ भी चीजें सेल करें अपना कंज्यूमर को, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन है किसका? रिटेल का। सो इसका आपका जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज रिटेल। और फिर आपका रिटेल का क्या क्या स्कोप है? आपका 2 स्कोप देता है रिटेल, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, किसके पर्सपेक्टिव से एक रिटेलर जो चाहे वो बेच सकते हैं? तो किसके पर्सपेक्टिव में होता है? एक रिटेलर के पर्सपेक्टिव में होता है। सो यहाँ का आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर जो एम्प्लॉयज अपॉइंटेड बाय द रिटेलर्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? कोई सेल्समैन हो सकता है, कोई क्लीनर हो सकता है, और कोई कैशियर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबव। Question number 5. What are the areas where scope of retailing can be seen from the point of view of the employee? एक employee कहाँ पे अपना जो जगह बना सकते हैं? परचेज डिपार्टमेंट में, हाँ, फिनेंस डिपार्टमेंट में भी हो सकता है, और मार्केटिंग एंड सेल्स में भी वो हो सकते हैं। तो इसका जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, Which department is responsible for storing goods? इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो चीजों को स्टोर करने का उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? तो इसका जवाब आपका होगा स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, Which department is responsible for recruitment, selection, training, induction, एक्सेट्रा ऑफ द एम्प्लॉयज? इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करते हैं, या फिर सिलेक्शन, फिर उनको ट्रेनिंग देना, इंडक्शन करना, ये कौन सा डिपार्टमेंट का रहता है? पहले आपको ये समझ जाना है क्वेश्चन में से कि ये सब आप किसके लिए कर रहे हो? एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो। एम्प्लॉयज मतलब इंसान, आपका स्टाफ। इंसान का क्या मतलब है? ह्यूमन। तो हो गया ना आपका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ऐसे भी करके आप कर सकते हो। सो ईडीआई का क्या फुल फॉर्म है जो हम लोग पढ़े थे? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। So these are the answer keys. So that's all for today's classes. Thank you so much for this session. I hope आपको समझ में आया हो. Have a great day ahead.